हाय गाइस, आई एम आस्था तिवारी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डायनेमिक स्टडी। टुडे हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर के बारे में, वो भी इकोनॉमिक्स क्लास 12 का 2021 एंड 2022 सेशन का। तो यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन सीबीएसई के थ्रू दिए हुए हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि क्या इंपॉर्टेंस होती है सैम्पल क्वेश्चन पेपर का, जो भी बोर्ड के द्वारा इशू किए जाते हैं। ये एक तरीके से आपको एक जो है रोड मैप दे देता है कि क्वेश्चन किस बेसिस पर आने वाले हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन किए गए हैं, कितने मार्कर्स होंगे और कितनी वर्ड लिमिट इन क्वेश्चंस की होने वाली है। तो यहाँ पर आपको वो सारी चीज़ें आपको जनरल इंस्ट्रक्शन में दी गई हैं। तो चलिए देखते हैं हम जनरल इंस्ट्रक्शन में। सबसे पहली चीज़ है हमारी सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके होंगे, 13 क्वेश्चन कंटेन करेंगे, यानी टोटल 13 क्वेश्चन रहेगा। दूसरा है 5 मार्कर्स रहेंगे 5 क्वेश्चन रहेंगे 2 मार्कर्स के, फिर 3 मार्कर्स के 5 क्वेश्चन अगेन रहेंगे एंड 3 क्वेश्चन रहेंगे 5 मार्क्स के। ओके, मतलब 5 क्वेश्चन 2 मार्क्स के, अगेन 5 क्वेश्चन 3 मार्क्स के, अगेन 3 क्वेश्चन 5 मार्क्स के। ओके, जो 2 मार्कर्स रहेंगे उनकी वर्ड लिमिट है 30 से 50, जो 3 मार्कर्स है उनकी 50 से 80 एंड जो 5 मार्कर्स है उनकी लिमिट है 80 से 120। ओके, इसमें आपको कुछ केसेस एंड केस बेस्ड स्टडीज एंड सोर्सेज भी देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। नाउ यहाँ पे आपके 2 मार्कर्स स्टार्ट हो रहे हैं क्वेश्चन से। यहाँ से पहला क्वेश्चन है हमारा, डिस्टिंग्विश बिटवीन द फाइनल गुड एंड इंटरमीडिएट गुड। सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो आपका चैप्टर है नेशनल इनकम, उसमें बहुत क्लियरली हाईलाइट करके एनसीईआरटीज एंड अदर हेल्प बुक में भी दिया हुआ है कि फाइनल गुड्स क्या होती हैं और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती हैं। फाइनल गुड्स अगर हम एक तरीके से देखें तो ऐसी गुड्स जो जो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन है उनको क्रॉस कर गई हो एंड वो गुड्स रेडी हो फाइनल कंजप्शन के लिए। एंड वन मोर थिंग कि ये गुड्स जो होती हैं उनको कंज्यूमर डायरेक्टली कंज्यूम या परचेज करता है फ्रॉम द प्रोड्यूसर। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती है, जो अभी फर्दर जो है जाएंगी प्रोडक्शन प्रोसेस के अंडर में। यहाँ पे एक फर्म इंटरमीडिएट गुड को फ्रॉम अनदर फर्म परचेज करता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे कम से कम 2 पॉइंट्स दे करके आपको इसे डिफाइन करना होगा। नाउ यहाँ पे आपको सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है, तो डिस्टिंग्विश बिटवीन पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज एंड निगेटिव एक्सटर्नलिटीज। अब ये एक्सटर्नलिटीज क्या होती हैं, तो ये होती है हमारी इकोनॉमी में जो बैड एंड गुड इम्पैक्ट्स पड़ते हैं हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का, वो होती है हमारी पॉजिटिव एंड निगेटिव एक्सटर्नलिटीज़। तो एक में आपको प्राइस नहीं, पहली बात तो है आपको प्राइस नहीं देना पड़ेगा अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हो, और सेकंड क्या है, अगर आपको कुछ बैड मिल रहा है तो आपको पेनाल्टी नहीं देनी पड़ेगी। देखते हैं पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ का एक बेसिक एग्जांपल अगर हम ले, तो फॉर एग्जांपल किसी भी एक आदमी ने जो एक गार्डन लगाया हुआ है, ठीक है, गार्डन है, वहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स लगे हुए हैं और उनके बगल में जो पीपल रहते हैं उनको बहुत ही क्लीन एयर मिल रही है। ठीक है, तो इसके ये क्या है, एक गुड इम्पैक्ट है, एक गुड एक्सटर्नलिटी है जिसका फ़ायदा ये लोग ले रहे हैं और इन्हें इसके बदले में कोई भी प्राइस नहीं देनी पड़ रही है। ठीक है, अगर यहीं पे हम निगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ की बात करें तो मान लीजिए कि कोई भी व्हीकल जो है यहाँ से रन करती हुई जा रही है और जो यहाँ पे साइड में, रोड के साइड में जो हाउसेज बने हुए हैं, इनके यहाँ जो बैड जो पोल्यूटेड एयर आ रही है उसका जो बैड इम्प्लीकेशन इनके ऊपर पड़ रहा है, उसके लिए ये जो व्हीकल वाला है उसको कोई पेनाल्टी नहीं देनी है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है कि जब हमारी इकोनॉमी के जो गुड एंड बैड इम्पैक्ट्स होते हैं उन्हीं को हम पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ के रूप में जानते हैं। ठीक है, नाउ सेकंड क्वेश्चन हमारा, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम फ्रॉम हाइपोथेटिकल इकोनॉमी। आपको कुछ चीज़ें दी गई हैं, क्या दिया, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट आपको 500 करोड़ दिया हुआ है एंड आपको कंजप्शन फंक्शन दिया हुआ है 100 प्लस 0.80y। ओके, तो इसका सोल्यूशन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे आपको इसका सोल्यूशन दिया हुआ है, जो मैंने अपने हाथों से खुद कोटेड करके एवरीथिंग यहाँ पे डिफाइन किया है कि आपको ये आंसर क्लियरली समझ में आ जाए। सबसे पहले आपको दिया हुआ है वाई मीन्स होता है इनकम, तो हमें इनकम ही निकालनी है, तो वाई इज इक्वल टू होता है सी बार प्लस एम पी सी प्लस आई। ओके, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू हमने रखा है सी बार यानी कि 100 प्लस जो भी चीज़ें हमें दी हुई थी, और हमें जो i है वो 500 दिया हुआ था, तो हमने उसको यहाँ पे पुटअप कर दिया। नाउ हमने पूरे क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व किया और उसके बाद हमारा जो आंसर है वो निकल करके आ गया है। ठीक है, आंसर देख लेते हैं हम फाइनल कितना है, तो आंसर है हमारा 3000। ओके, ये है हमारा आंसर, मैंने इसको हाईलाइट भी करके रखा है ताकि आपको ये अच्छे से दिखाई दे। ठीक है, और ये है आपका फॉर्मूला जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ओके, तो आपको इसके सॉल्यूशंस मिल गए। अब आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पर। यहाँ पे आपको सेकंड न्यूमेरिकल भी दिया हुआ है, आप दोनों में से किसी एक ही न्यूमेरिकल को आपको सॉल्व करना है। दूसरा न्यूमेरिकल है कैलकुलेट इन इनकम फॉर अ हाइपोथेटिकल इकोनॉमी गिवन दैट। ओके, एक हाइपोथेटिकल इकोनॉमी जहाँ पे आपको चेंज इन इनकम को कैलकुलेट करना है, जहाँ पे आपका पहला चीज़ क्या दिया हुआ है कि मार्जिनल प्रॉस्पेरिटी टू कंज्यूम 0.8 दिया हुआ है एंड चेंज इन इन्वेस्टमेंट जो है वो 1000 करोड़ दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसका सोल्यूशन भी हम देख लेते हैं।
ओके गाइस, तो ये है उसका फाइनल सोल्यूशन जो आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे चेंज इन इन्वेस्टमेंट हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में 1,000 करोड़ एंड एमपीसी हमें 0.8 दिया हुआ है। हमें चेंज इन इनकम निकालना है, ठीक है। तो के मीन्स होता है मल्टीप्लायर। यहाँ पे के का फॉर्मूला अगर हम रखेंगे जो कि बुक में गिवन है 1/1 माइनस एमपीसी। तो उसके बाद आपका एमपीसी 0.8 गिवन है, उसको हमने यहाँ पे रखा है। फिर के इज इक्वल टू, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1 इतना आ जाएगा एंड 10/2 फाइनली उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो हमारा जो के है वो निकल करके 5 आ जाएगा, ठीक है। तो के इज इक्वल टू 5 आपको यहाँ पे दिया हुआ है। अगेन हम के का अनदर फार्मूला होता है डेल वाई अपॉन डेल आई, यानी चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो डेल वाई इज इक्वल टू हो जाएगा के इंटू आई। तो के हमें दिया हुआ है यहाँ पे 5, हमने 5 पुट किया एंड हमारा जो डेल आई है वो यहाँ पे हमें दिया हुआ है 1,000। तो यहाँ पे हमने उसको रखा और उसके बाद हमारा जो फाइनल आंसर है वो निकल करके आ गया है, ठीक है। और आंसर देख लेते हैं हम, आंसर क्या दिया हुआ है हमें। आंसर है हमारा 5,000, ठीक है। ये है हमारा आंसर जहाँ पे हमें 5,000 जो है इसका आंसर देखने को मिल रहा है। तो चलिए हम फिर से अपने क्वेश्चन पे ओके, तो हमने दोनों ही न्यूमेरिकल्स को कर दिया है। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। एज द इनकम इंक्रीजेस पीपल टेंस टू सेव मोर, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। बिल्कुल एकदम करेक्ट लाइन आपकी बुक से उठा करके दिया है कि जिस तरीके से हमारी इनकम बढ़ती है उसी के साथ हमारी सेविंग भी बढ़ती है। इस स्टेटमेंट को हमें जस्टिफाई करना है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर आपके पास जो है इनकम ज़्यादा है तो आप कंजप्शन ज़्यादा करोगे। कंजप्शन ज़्यादा करोगे तो फ्यूचर ईयर में क्या होगा कि आपके लिए जो है प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो अगेन आपकी इनकम बढ़ेगी। इनकम बढ़ेगी तो अगेन आपका जो है जो कंजप्शन है और जो सेविंग है दोनों ही राइज होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे लाइन टू लाइन जस्टिफाई करनी है। नाउ यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है, स्टेट एंड डिस्कस एनी टू इंडिकेटर्स दैट हेल्प इन मेजरिंग द हेल्थ और स्टेटस ऑफ ए कंट्री। मतलब अगर हमें किसी भी कंट्री के हेल्थ स्टेटस को मेजर करना है तो हमें दो ऐसे फैक्टर बताओ जिसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि उस कंट्री का हेल्थ स्टेटस गुड है या बैड है। तो नंबर 1 हो जाएगा हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ओके, लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है यानी किसी भी कंट्री का जो एवरेज जो पर्सन है वो कितने टाइम तक जीवित रह रहा है, उसकी क्या लाइफ एक्सपेक्टेंसी उससे पता चल जाता है। एंड दूसरा हो सकता है हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ओके, इन सब चीज़ों के ये दो दो मेजर्स हैं जिनके थ्रू हम जो है इसको डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सेकंड ऑप्शन भी मिला हुआ है, कंपेयर एंड एनालाइज द वुमेन्स वर्कर पॉपुलेशन रेशियो अर्बन रूरल बेस्ड ऑन फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। मतलब आपको जो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी हुई इस ग्राफ में, इसके थ्रू आपको एनालाइज करना है वुमेन वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। तो अगर हम देखें तो टोटल की बात छोड़ते पहले हम रूरल एंड अर्बन पर आते हैं। तो जो मेन है उनका रूरल में 51.7% इन्वॉल्वमेंट है, अर्बन में 53.0% इन्वॉल्वमेंट है। वुमेन्स का देखें तो वुमेन्स का देखें तो 17.5 जो है रूरल्स में है एंड अर्बन एरिया में 14.2% है। तो एक तरीके से अगर हम देखें तो वुमेन का इन्वॉल्वमेंट जो है वो मैन से तो काफ़ी ज़्यादा कम है और रूरल एरिया में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व है वुमेन दैन अर्बन एरियाज। अब इसके पीछे भी कई सारे रीजन्स हम दे सकते हैं। रीज़न नंबर 1 दैट कि वुमेन जो है वो बहुत ज़्यादा वुमेन की लिटरेसी हमारी कंट्री में फेस करने को मिल रही है दैन मैन, यानी मैन ज़्यादा एजुकेटेड है, वुमेन कम एजुकेटेड है। दूसरा, वुमेन अनस्किल्ड होती हैं क्योंकि उनके पास एजुकेशन नहीं होता, इसलिए उन्हें हायर सैलरी जॉब भी नहीं मिल पाती अर्बन एरियाज में। तीसरा रीज़न हम इसके बेसिस पे दे सकते हैं कि जो वुमेन्स होती है उनकी जो चॉइस होती है वो जनरली उनकी फैमिली पर लाई करती है कि उनकी फैमिली उन्हें आउटसाइड भेजना चाहती है या नहीं। तो इसकी वजह से जो वुमेन की जो पॉपुलेशन है, जो उनका पार्टिसिपेशन है इन द जॉब सेक्टर इन अर्बन एरिया, वो काफ़ी ज़्यादा लो देखने को मिलता है, ठीक है। फाइव क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। ओके, तो यहाँ पे आपको कह रहा है कि किसी भी कंट्री में अगर हम इन्वेस्ट करती है, अगर गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है उस कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए, तो उस कंट्री की जो इकोनॉमी होती है उसमें डेवलपमेंट होता है। तो बिल्कुल होता है डेवलपमेंट। अब आपको पहले बता देते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर कितने टाइप का होता है। सबसे पहले आपने चैप्टर पढ़ा होगा इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है जनरली 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। पहला हमारा होता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है यानी हमारी सोसाइटी में एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाना, हॉस्पिटल्स बनाना ताकि लोगों की जो हेल्थ स्टेटस है वो गुड रहे, लोग इलिटरेट ना रहे, उन्हें एजुकेशन प्रॉपरली मिलती रहे। इकोनॉमिक होता है जो हम अपनी इकोनॉमी को ग्रेड अप करने के लिए, अपनी इकोनॉमी को ग्रोथ एंड उसको इंक्रीज करने के लिए हम करते हैं। तो जब गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा रेलवेज बना रही है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ज़्यादा व्हीकल्स चल रही हैं, रोड अच्छे से प्रिपेयर्ड है, बहुत सारी फैक्ट्रीज सेटअप है, तो इन सब चीज़ों की वजह से जो प्रोडक्शन है वो बहुत जल्दी होगा, यानी बहुत कम टाइम में बहुत हाई प्रोडक्शन होगा, जिससे हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, लोग ज़्यादा कंज्यूम करेंगे और उससे हमारी इकोनॉमी का ग्रोथ होगा। इसको आपको यहाँ पे जस्टिफाई करना है।
नाउ क्वेश्चन नंबर 6, गिविंग वैलिड रीजन एक्सप्लेन विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी इंक्लूड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। ये आपकी बुक में गिवन है, आप वहाँ से इसको इंक्लूड कर सकते हो कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आपको जो है इसमें जो है ऐड करनी नेशनल इनकम में और क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन आपको दिया हो, एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ नॉमिनल gross domestic product for the hypothetical economy, the value of real gross domestic product and the price are given। ठीक है, आपको यहाँ पे जो रियल जीडीपी है वो दिया हुआ है 500 एंड जो आपको प्राइस इंडेक्स है वो 125 दिया हुआ है। ठीक है, इसके बेसिस पे आपको कैलकुलेट करना है नॉमिनल। ओके, नॉमिनल जीडीपी को आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ये भी आपके फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड है, तो चलिए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। ओके तो फाइनली ये है हमारा सोल्यूशन, जहाँ पे नॉमिनल जीडीपी इक्वल टू रियल जीडीपी इंटू में प्राइस इंडेक्स अपॉन में 100 है। तो हमें रियल जीडीपी 500 दिया हुआ था, इंटू में 125 प्राइस इंडेक्स था, अपॉन में 100, और इन तीनों को जो हम मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे तो फाइनली हमारा जो नॉमिनल जीडीपी है वो निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो ये है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो अगर आपको ये निकालने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप प्लीज़ इन फॉर्मूलाज को अच्छे तरीके से लर्न कर लीजिए। ठीक है, नाउ हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पर। स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड कंपेयर द इकोनॉमीज ऑफ इंडिया एंड सिंगापुर ऑन द वेरियस ग्राउंड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये आपकी केस स्टडीज़ जो है यहाँ पे गिवन है। ठीक है, ये आपका जो लास्ट चैप्टर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, वहाँ से एक इंडेक्स आपको दिया गया है जिसमें बहुत सारी कंट्रीज़ को कंपेयर करा गया है, उनकी अलग अलग स्टेटस को कंपेयर करा गया है। इंडो पाक फ्रेंडशिप कॉरिडोर जो कि CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में आपको यहाँ पे पैसेज दिया है, और इससे रिलेटेड आप से जो है यहाँ नीचे जो है क्वेश्चन आस्क करे गए हैं। देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है, आउटलाइन एंड डिस्कस द 2 इकोनॉमिक एडवांटेज ऑफ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एक्यूरिंग द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान की इकोनॉमी को ग्रेड अप करने में, उसको ऊपर ले जाने के लिए जो है ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है, इसके 2 एडवांटेज आपको बताने हैं। तो ये आपका जो है बुक में ऐसी चीज़ तो अभी तक नहीं दी हुई है। अगर मान लीजिए बुक आपकी न्यू पब्लिकेशन की आती है तो आपको ये सारी चीज़ें उसमें डिफाइंड मिलेंगी। तो ये आपके करंट अफेयर से जो है डायरेक्ट क्वेश्चन लिया गया है, तो इसका आंसर आपको खुद के बेसिस पे, यानी आपको कुछ साइड स्टडीज़ भी करनी पड़ेंगी कि इकोनॉमिकली हमारे कंट्री में वर्ल्ड में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, उसके बेसिस पे आप यहाँ पे आंसर दे सकते हो। दूसरा क्वेश्चन है, एनालाइज द इम्प्लीकेशन ऑफ बाईलेटरल डेब्ट ट्रैप सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान विद चाइनीज इकोनॉमी। ये भी क्वेश्चन आपका सेम है। तो ऐसा है कि आपको ये सारे क्वेश्चन जो है वो आपको उस गिवन पैसेज से पॉइंट आउट करके निकालने हैं और उसको उसके आंसर्स को आपको देना है। ठीक है, नॉन मॉनिटरी एक्सचेंज इम्पैक्ट द GDP एज एन इंडेक्स ऑफ इकोनॉमी, सेम क्वेश्चन, ये भी आपके उसी पैसेज से ही आपको आंसर इसका मिल जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। मॉनिटरी मेजर ऑफर्स द वैलिड सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप इन द इकोनॉमी। ठीक है, अब आपको पहले बता देते हैं इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है। इन्फ्लेशनरी गैप होता है जब हमारी मार्केट में सर्कुलेशन ऑफ मनी बहुत ज़्यादा होने लगता है और उसकी वजह से जो डिमांड है वो बढ़ जाती है, तो ये होता है हमारा इन्फ्लेशनरी गैप। ठीक है, तो यहाँ पे टू मॉनिटरी मेजर्स की बात करें, आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हमारी कंट्री में 2 मेथड्स लगाए जाते हैं। पहला मेथड होता है फिजिकल मेथड, यानी जो गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज बना करके इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है, वो होता है फिजिकल मेथड। मॉनेटरी मेजर्स होते हैं जो हमारी RBI इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए मेजर्स को बनाती है, उसे हम बोलते हैं मॉनेटरी मेजर्स। तो देखते हैं इसके लिए क्या है। तो मैंने बताया इन्फ्लेशन में क्या होता है, मनी का सर्कुलेशन हमारी मार्केट में बहुत ज़्यादा होने लगता है, डिमांड बहुत हाई हो जाती है। तो यहाँ पे जो हमारा कैश रिजर्व रेशियो होता है जो कि RBI के द्वारा डिसाइड कर, ये इसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देती है ताकि जो ज़्यादा मनी है वो बैंक के पास चला है और लोगों के पास मनी की डिमांड जो है, मनी की एसेट जो है वो कम हो जाए। ठीक है, उसके बाद जो रेपो रेट्स होते हैं उनको जो है बढ़ा देती है, रिजर्व रेपो रेट्स को जो RBI है वो बढ़ा देती है। मोरल सुवेजन्स जो अदर मेथड्स है इनको भी सेम तरीके से, SLR जो है, उसके बाद जो है मार्जिनल जो रिक्वायरमेंट है, उन सारी चीज़ों को जो है RBI बढ़ा देती है ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा जो मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ मनी है वो RBI कंज्यूम कर ले मार्केट से और लोगों के पास लेस मनी हो जाए और इन्फ्लेशन को अंडर कंट्रोल कर लिया जाए। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ से देखना है। अगेन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक इनकम। ओके, तो ये आपका नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम से मेजर करके आपको यहाँ पे आंसर्स देने हैं। यहाँ पे आपको सेकंड आपको इससे जो है आपको निकालना पड़ेगा खुद से। एंड ऑप्शन बी है हमारा, दैट डिस्टिंग्विश बिटवीन द वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड वैल्यू एडेड। ओके, सेम वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे, वैल्यू एडेड एंड वैल्यू ऑफ आउटपुट, तो डोंट बी कंफ्यूज विद दिस।
पहला है हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट। आउटपुट मीन्स होता है प्रोडक्शन। तो किसी एक पर्टिकुलर ईयर में हमारी कंट्री जितनी भी चीज़ों को प्रोड्यूस करती है उनका जो होल प्राइस होता है उसको हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू एडेड मीन्स होता है कि हमारी जो प्रोडक्शन की जो प्रोसेस है उसके ऊपर हर एक प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन पे जो गवर्नमेंट टैक्सेस लगाती है उसे वैल्यू एडेड बोलते हैं। ओके, तो ये इसका डिफरेंस है। नाउ आपके पास एक सेकेंड ऑप्शन भी गिवन है कि आप एक ए एंड बी, दो ऑप्शंस आपको ऊपर मिलेंगे और दो ऑप्शन आपको नीचे मिलेंगे, तो आप दोनों में से जो भी आपको अप्रोप्रिएट लगे आप उसके आंसर्स को दे सकते हैं। नाउ हम आते हैं 13, क्वेश्चन नंबर 13 पर। यहाँ पे है पेस्टिसाइड आर केमिकल कंपाउंड डिजाइनेटेड टू किल द पेस्ट। मेनी पेस्टिसाइड कैन ऑल्सो बी पोज हेल्थ रिस्क टू द पीपल इवन इफ एक्सपोज टू नॉमिनल क्वांटिटीज। तो आपको यहाँ पे दो ऐसे मेथड बताने हैं जिससे हम जो ये ट्रेडिशनल मेथड है इनको हम इवैक्यूएट कर सकें। ठीक है, तो देखते हैं। तो पेस्टिसाइड क्या होता है? पेस्टिसाइड एक्चुअली जो हमारी एग्रीकल्चर जो होता है, जो हमारी फील्ड्स होती है, फार्मलैंड्स होती है, वहाँ पे जो प्रोडक्शन होता है उनमें बहुत सारे पेस्ट लग जाते हैं, यानी छोटे छोटे इंसेक्ट लग जाते हैं। उनको रिमूव करने के लिए हम पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं और इन्हीं पेस्टिसाइड्स के यूज़ की वजह से हमारे ऊपर भी इसके निगेटिव इम्प्लीकेशंस पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो इसकी वजह से, क्योंकि ये हमारे लिए भी हानिकारक है, इसीलिए गवर्नमेंट जो है इसके लिए क्या क्या मेजर्स ले रही है, या फिर हम ऐसे कुछ मेजर्स सजेस्ट करें जिससे हम जो ट्रेडिशनल मेथड है पेस्टिसाइड के यूज़ का उसको हम ख़त्म कर सकें। तो सबसे पहला आप कह सकते हो कि जो नीम प्लांट है, ठीक है, इनसे जो बायोपेस्ट के लिए जो चीज़ें बनाई जा रही हैं, नीम का प्लांट क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये इंसेक्ट को किल करने में मदद करता है, तो इसकी वजह से इससे रिलेट करके काफ़ी सारी पेस्टिसाइड्स को बनाया जा रहा है ताकि वो जो है एक इन्वायरमेंट इको फ्रेंडली रहे, हमारी हेल्थ को भी, हमारी हेल्थ हैजार्डस ना रहे और हमारे पेस्ट भी जो है वो किल हो जाए, यानी हमारी क्रॉप भी बनी रहे और हम भी वेल रहें। ठीक है, इसकी वजह से ये मेजर्स लिए जा रहे हैं, आप इसको डिफाइन कर सकते हो। उसके बाद है हमारा ऑप्शन सॉरी, इसी में डबल करके आपको सेकेंड क्वेश्चन भी आस्क किया है। इफ रिसेंट टाइम द In recent time, the Indian economy has experienced the problem of casualization of the workforce. Okay, casualization of workforce और कोविड-19 में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। इसके ऊपर आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है और आपसे पूछा है कि क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो सबसे पहले बता दें कैजुलाइजेशन होता क्या है। कैजुलाइजेशन होता है कि हाई सैलरीज से हमारी जो मतलब जो रेगुलर सैलरीड जॉब होती है, यानी ऐसे पर्सन जो डेली वेजेस पर मतलब जो हमेशा के लिए एम्प्लॉयड रहते हैं, पूरी लाइफ वो वर्क करते हैं एंड अच्छी सी इनकम कैलकुलेट करते हैं और काफ़ी ज़्यादा उनकी लाइफ वेल मेंटेन्ड होती है। लेकिन वहीं पे जो कैजुअल लेबर होते हैं वो अनस्किल्ड लेबर होते हैं, उनके पास जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, उनके पास उनकी खुद की कोई एसेट नहीं होती, वो डेली वेजेस करते हैं, डेली वेजेस पर वर्क करते हैं, तब जाके उन्हें इनकम मिलती है। फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं तो वेंडर्स जो होते हैं, जो ई रिक्शा वगैरह चलाते हैं, जो बेगर्स होते हैं, जो कंस्ट्रक्शन मिल वर्कर्स होते हैं, ये सब जो है डेली वेजर होते हैं जिनको डेली बेसिस पे वर्क करना पड़ता है और उसके बदले में उन्हें इनकम मिलती है। तो हमने देखा कि कोविड-19 में जो है, जब कोविड-19 पैंडमिक एकदम कल्मिनेट कर रहा था तो उस टाइम पे सारी जो प्रोडक्शन, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, ट्रांसपोर्टेशन सब कुछ क्लोज हो चुका था। तो उस टाइम पे जो ये पीपल थे, जो रोड साइड वेंडर्स थे, जो यहाँ पे बैठ के जॉब करते हैं, अब यहाँ पे सारी चीज़ें क्लोज हो गई, मार्केट को क्लोज हो गई, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ बंद हो गई। तो इसकी वजह से इन कैजुअल लेबर्स को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। तो इसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस है ये आपको यहाँ पे जस्टिफाई करने हैं। तो डिसएडवांटेज ये हो जाएगा कि अगर कैजुअलाइजेशन हो रहा है वर्क्स का, तो पहली बात लोगों के पास जॉब सिक्योरिटी नहीं रहेगी, हमारी कंट्री में पॉवर्टी बढ़ती चली जाएगी क्योंकि लोगों के पास कोई एसेट नहीं रहेगा, उनके पास लिटरेसी नहीं रहेगी और जब लिटरेट रहेंगे वो, तो हमारी कंट्री की भी लिटरेसी काफ़ी लो हो जाएगी। तो इस तरीके से इसके बहुत सारे निगेटिव इम्प्लीकेशन जो है वो देखने को मिलेंगे। तो ये था आपका पूरा इकोनॉमिक क्वेश्चन पेपर, जो कि सैम्पल पेपर आपकी सीबीएसई ने अभी तक इशू करा है एंड उसके आंसर्स मैंने आपको एक एक करके डिफाइन कर दिए हैं। साथ में मैंने आपको न्यूमेरिकल्स के भी आंसर जो है, उनके जो सोल्यूशंस हैं उनको विद फार्मूला प्रोवाइड करा है। सो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आगे आपको इससे रिलेटेड काफ़ी मोर वीडियोज़ मिलने वाली है। थैंक यू सो मच।